नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त देश में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। 2018 के चुनाव में हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस का कब्जा हो गया था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल थे, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में स्थानीय पार्टियों ने कब्जा जमाया था। फिलहाल इन 5 राज्यों में चुनावी जोर आजमाइश जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग ही रणनीति अपनाई है। यही कारण है कि यहाँ दिल्ली और अन्य प्रदेशों से आए हुए नेता और कई प्राइवेट एजेंसियों को चुनावी संचालन के काम में लगाया गया है। शायद यही कारण है कि अभी तक चुनाव संचालन की कोई टीम नहीं बनाई गई है, जैसा कि आमतौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान होता था कि भाजपा अपनी स्थानीय चुनाव संचालन समिति या टीम बनाती थी। इस नई व्यवस्था के कारण कुछ पुराने दिग्गज परेशान हैं। उन्हें शिकायत है, दबी जुबान में वो अपनी बातें कह रहे हैं, पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं, इसलिए खुद कुछ ज़्यादा खुलकर कह नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें जो हम तक चलकर आई है वह यह है कि टिकट वितरण के बाद जमीनी कार्यकर्ता जो नाराज थे उन्हें मनाने का काम चल रहा है। कुछ हद तक सफलता मिलती भी नजर आ रही है, लेकिन नामांकन के बाद जो बागी उम्मीदवार मैदान में होंगे उन्हें निष्कासन के बाद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों में हमारी परिक्रमा जारी है। आज हम छत्तीसगढ़ के वीवीआईपी जिले दुर्ग के बारे में विश्लेषण करेंगे, जहां स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से अपने भतीजे सांसद विजय बघेल का सामना कर रहे हैं। दुर्ग में ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी चुनावी मैदान में हैं, दुर्ग ग्रामीण से, और दुर्ग शहर से पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के पुत्र अरुण वोरा 7वीं बार मैदान में हैं। इसी तरह भिलाई से भाजपा के दिग्गज पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे 8वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये दुर्ग जिले की 4 चर्चित सीटें हैं। इसके अलावा अइवारा और वैशाली नगर में भी मुकाबला बेहद रोचक है, जहां अइवारा में भारतीय जनता पार्टी ने 2008 से 2013 तक विधायक रहे अपने पूर्व प्रत्याशी राजमहन डोमरलाल कोसेवाड़ा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने यहां निर्मल कोसरे जो भिलाई 3 चरोदा के महापौर हैं इन्हें मैदान में उतारा है। जबकि वैशाली नगर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही एकदम नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें भाजपा के रिकेश सेन और कांग्रेस के मुकेश चंद्राकर जो कांग्रेस के स्थानीय जिलाध्यक्ष भी हैं वो आमने सामने हैं। रिकेश सेन लगातार 5 बार के पार्षद हैं, वो निर्दलीय भी चुन के आए, कांग्रेस की टिकट से पार्षद बने और भाजपा की टिकट से भी पार्षद बने। मौजूदा समय में वो भाजपा में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अनेक पदाधिकारी उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आमतौर पर भाजपा में होता है, विरोध के बाद वो विरोध कहीं ना कहीं थाम लिया जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आश्वस्त हैं, जबकि मुकेश चंद्राकर जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं वो निर्विवाद हैं। इससे पहले उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्हें भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मुकेश चंद्राकर चूंकि जिलाध्यक्ष थे इसलिए उन पर आरोप है कि उन्होंने खुद को ही प्रोजेक्ट किया, अपने नाम को आगे किया। अब जब उन्हें टिकट मिल चुकी है तो कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के स्थानीय दिग्गज उनके साथ कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कमोबेश ऐसे ही हालात रिकेश सेन के साथ भी है। अभी फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। धीरे धीरे वैशाली नगर में स्थिति स्पष्ट होगी कि किसकी पकड़ कितनी मजबूत है। वैशाली नगर के बाद मैं बेहद हाई प्रोफाइल पाटन सीट की बात करूंगा, तो यहाँ सीएम भूपेश बघेल जो 5 बार के यहाँ के विधायक हैं वे अपने भतीजे विजय बघेल का सामना करेंगे। विजय बघेल रिकॉर्ड वोटों से सांसद बन के 2019 में आए थे। उन्होंने करीब 4 लाख वोट ज्यादा लेकर कांग्रेस से ये सीट छीनी थी। दुर्ग लोकसभा की सीट कांग्रेस ने मोदी लहर में भी सरोज पांडे को हराकर हथियाई थी। पाटन में जातिगत समीकरण के लिहाज से यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है, जहां से करीब 35% साहू मतदाता है और करीब 30% के आसपास कुर्मी मतदाता है। संख्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ दावा किया जा रहा है कि 82 से 83 हजार यहाँ साहू मतदाता हैं, जबकि कुर्मी समाज की आबादी यहाँ 75,000 के आसपास है, जबकि सतनामी समाज से
25,000 के आसपास यहाँ मतदाता हैं। करीब 2 लाख मतदाताओं वाला पाटन विधानसभा क्षेत्र चाचा भतीजे की इस लड़ाई के कारण बेहद हाई प्रोफाइल और चर्चित हो गया है। वैसे चाचा भतीजे का ये कोई पहला मुकाबला नहीं, ये चौथा मुकाबला है। 2003 में पहली बार विजय बघेल और भूपेश बघेल आमने सामने हुए थे। हालांकि उस पहली लड़ाई में विजय बघेल को असफलता मिली थी, लेकिन 2008 के चुनाव में करीब 9,500 वोटों से विजय बघेल ने अपने चाचा भूपेश बघेल को शिकस्त दी थी। हालांकि 2013 के चुनाव में वो असफल हुए। इस तरह से मुकाबला फिलहाल 2-1 से भूपेश बघेल के पक्ष में है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बघेल चाचा भतीजे के बीच हार जीत का अंतर कभी भी 9,500 वोटों से ज्यादा का नहीं रहा। इसलिए इस बार भी मुकाबला ज्यादा रोचक और टफ माना जा रहा है। जब अब चौथी बार मुकाबला हो रहा है तो जातिगत समीकरण का फायदा उठाने में भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिलहाल जहां मुकाबला कुर्मी वर्सेस कुर्मी का है, तो ऐसे में साहू समाज के ऊपर होगा कि वो किसकी तरफ जाता है, जहां से बघेल चाचा भतीजे का भविष्य तय होगा। वैसे इस रोचक मुकाबले में सतनामी समाज की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज के गुरु बालदास को अपनी तरफ मिलाकर यह मुकाबले को ज्यादा रोचक इसलिए बना दिया है क्योंकि पाटन इलाके में गुरु बालदास जी की अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी ने गुरु बालदास के पुत्र खुशवंत साहब को आरंग से टिकट दे दी है। क्योंकि मुकाबला मुख्यमंत्री और सांसद के बीच हो रहा है, इसलिए भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आने वाली 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब उस समय पता चल पाएगा। फिलहाल अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं पाटन के बाद यदि भिलाई की बात करूं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रेम प्रकाश पांडे अपने पुराने प्रतिद्वंदी युवा उम्मीदवार देवेंद्र यादव से सामना कर रहे हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव देवेंद्र यादव ने 2,859 मतों से जीता था। उसी अप्रत्याशित जीत के कारण उन्हें कांग्रेस ने दोबारा मौका दिया है। फिलहाल देवेंद्र यादव के विरुद्ध ईडी के कुछ गंभीर आरोप हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे तनावपूर्ण हालात में जहां कांग्रेस ने 18 विधायकों की टिकट काटी है, लेकिन देवेंद्र यादव खुशनसीब रहे। विवादों के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें फिर से किस्मत आजमाने का मौका दिया है। यहाँ भी चुनावी घमासान बेहद रोचक होता जा रहा है। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के वोट निर्णायक होते हैं। इसके अलावा छावनी और खुर्सीपाड़ क्षेत्र का जो स्लम एरिया है, वहां भी जिस प्रत्याशी की पकड़ मजबूत होगी वह बाजी जीत जाएगा। यही कारण है कि स्लम एरिया में दोनों ही दलों के प्रत्याशियों का बहुत ज्यादा फोकस है। वैसे भिलाई नगर में यूपी बिहार की पृष्ठभूमि के बड़ी संख्या में मतदाता हैं, जिसका सीधा फायदा प्रेम प्रकाश पांडे को मिलता रहा। लेकिन कांग्रेस ने 2018 में यूपी की पृष्ठभूमि वाले देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा तो इसका फायदा भी मिला। वैसे 2008 के चुनाव में जब प्रेम प्रकाश पांडे विधानसभा अध्यक्ष थे तब उनकी अप्रत्याशित हार हुई थी। तब उस हार के पीछे स्थानीय सांसद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू की भूमिका अहम मानी गई, जिन्होंने बगावत की थी और जब उन्होंने स्थानीय मतदाताओं से अपील की थी, उस अपील का इशारा समझ के प्रेम प्रकाश पांडे को हराने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी। फिलहाल यदि मैं 2023 की बात करूं तो दोनों ही दल के प्रत्याशी अपने पुराने इतिहास को दोहराना चाहेंगे, यानी विजय से 2023 में एक बार फिर विधायक बनना चाहेंगे। मुकाबला यहाँ कुल मिलाकर दिलचस्प है। आने वाले दिनों में इसकी और बड़ी तस्वीर हम आपसे साझा करेंगे। भिलाई के बाद मैं दुर्ग शहर की बात करूंगा, जहां से अरुण वोरा 7वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो लगातार 2 बार से यहाँ के विधायक हैं। हालांकि वो कुल 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उन्हें 3 बार यहाँ लगातार दिवंगत हेमचंद यादव ने हराया। यदि मैं पिछले 2 चुनाव की बात करूं तो 2013 में स्वर्गीय हेमचंद यादव और 2018 में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर को हराकर अरुण वोरा ने विजय हासिल की थी। फिलहाल उनका मुकाबला गजेंद्र यादव से है, जो पूर्व पार्षद है और अपेक्षाकृत अरुण वोरा से युवा है। दुर्ग शहर में बताया जाता है कि करीब 15% यादव आबादी है और जिस तरह से स्थानीयवाद यानी छत्तीसगढ़ियावाद का जो मुद्दा चल रहा है, वहां अरुण वोरा फिट नहीं बैठते। उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत है, अनुभव काफ़ी व्यापक है। उनके मुकाबले जिस तरह से गजेंद्र यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है। हालांकि कुछ विरोध भी था, क्योंकि दावेदार दुर्ग से बहुत थे। अंदर खाने जहां अरुण वोरा का विरोध चल रहा है कांग्रेस में, तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही है। गजेंद्र यादव को समर्थन के साथ साथ
कुछ पुराने लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। फिलहाल चुनावी प्रचार का शुरुआती दौर है, तस्वीरें धीरे धीरे आगे और साफ होगी। मैं दुर्ग के बाद बात करूंगा दुर्ग ग्रामीण की, जहां से दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तामध्वज साहू। ये एक बड़ा नाम है, दुर्ग के सांसद रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, बेमेतरा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, धमदा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, मौजूदा समय में गृह मंत्री हैं। फिलहाल उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के ललित चंद्राकर से है। दुर्ग ग्रामीण में साहू और कुर्मी समाज की आबादी की संख्या ज्यादा है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने जागेश्वर साहू को मैदान में उतारा था, तब लड़ाई साहू वर्सेस साहू हो गई थी। इस बार कुर्मी समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और इसी कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ललित चंद्राकर फिलहाल मैदान में हैं, जिन्हें खासकर शहरी इलाकों में अच्छा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज तामध्वज साहू, जो फिलहाल प्रत्यक्ष जनसंपर्क के लिए नहीं निकले हैं, उनकी टीम काम कर रही है, साधन संपन्न है, सरकार में होने का जाहिर तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन स्थानीय जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। पूरी तस्वीर धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में साफ होगी, तब हम इसका व्यापक विश्लेषण कर पाएंगे। दुर्ग ग्रामीण के बाद अब मैं रिजर्व सीट अजवारा की बात करूंगा, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ पिछला चुनाव गुरु रुद्र कुमार कांग्रेस से जीत कर आए थे, सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन संभावित हार की संभावना से उन्होंने ये सीट छोड़ दी। फिलहाल वो नवागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह कांग्रेस ने भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2008 से 2013 तक विधायक रहे राजमन डोमलाल कोसेवाड़ा को मैदान में उतारा है। दोनों ही सतनामी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक युवा है तो एक उम्रदराज अनुभवी हैं। डोमलाल कोसेवाड़ा लंबे समय तक स्थानीय सांसद ताराचंद साहू के निज सचिव रहे हैं। विधायक से लेके संसदीय कार्यकाल का उन्हें अच्छा अनुभव है, शासकीय सेवा से जुड़े रहे हैं, शिक्षक रहे हैं और उनका विधायकी कार्यकाल भी निर्विवाद बताया गया। शांत स्वभाव के होने का उन्हें फायदा मिल रहा है, जबकि निर्मल कोसरे की तेज तर्रार छवि है। भिलाई 3 चरोदा की जनता का उन्हें समर्थन मिल सकता है, क्योंकि वो यहाँ के महापौर हैं। शहरी आबादी का झुकाव वैसे आमतौर पर भाजपा के साथ होता है, लेकिन जब निर्मल कोसरे कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए तब मुकाबला और ज्यादा रोचक हो चुका है। वैसे अजवारा विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई है परिसीमन के बाद, तब से अभी तक 3 विधायक हुए, कोई भी विधायक रिपीट नहीं हो पाया। शायद यही कारण रहा होगा कि 2023 में कांग्रेस और भाजपा ने एकदम नए चेहरों को मैदान में उतारा है। यहाँ भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो आज चुनाव परिक्रमा में बात हुई दुर्ग जिले की इन 6 सीटों की। आगे हम लगातार ऐसे ही विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे, खासकर राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी तस्वीर जिससे समाज और देश का भला हो सके। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग को राजनीति में आना चाहिए और अच्छे जनप्रतिनिधियों को भी चुनकर भेजना चाहिए। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरे आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।